बोलें। मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म एजुकेशन सेंटर से। मैं आपके सामने सीटेट के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट है और संस्कृत सब्जेक्ट है, दोनों भाषाओं के सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से आप इसमें प्रश्न आते हैं, हिंदी से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से हम इस प्रश्नों को बहुत ही साधारण ढंग से कैसे हल करेंगे, ये सारी बातें हम आपको क्रम वाइज बताएंगे। तो पहली बातें यह है कि देखिए, हिंदी भाषा में व्याकरण, सीटेट में व्याकरण तो बहुत ही सरल होते हैं। व्याकरण तो बहुत ही सरल होते हैं, वो भी 1 to 5 में। 1 से 5 में भी तो और सरल होते हैं। गद्यांश बहुत ही आसान होते हैं। इसमें तो कुछ पढ़ने की विशेष, केवल एक अध्ययन हमारा निरंतर चलता रहे तो जो लोग भी इस परीक्षा से जुड़े रहते हैं वो बहुत ही सरलता के साथ कर लेंगे। लेकिन प्रश्न कहाँ खड़ा होता है, समस्याएं कहाँ खड़ी होती हैं, भाषा से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें थोड़ी आपको समस्याएं आती हैं। वो भी क्यों आती हैं? वह इसलिए आती हैं कि आप उसके जो चैप्टर दिए गए हैं भाषा से संबंधित, उस चैप्टर का आप बिना अध्ययन किए हुए पेपर दे देना चाहते हैं। आप उसके टॉपिक का पूरा अध्ययन नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं हम बिना अध्ययन किए हुए सेट के द्वारा प्रैक्टिस करके हम उसके उत्तर को ले लेंगे, जो एकदम उसके विपरीत होता है। 1-2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन उतना जितना समय आप बर्बाद करते हैं उसमें आपके चैप्टर बहुत नहीं है। क्या है? मातृभाषा है, मातृभाषा के महत्व। पहली बात है क्या, आप देखिए, भाषा आप मातृभाषा पढ़ लीजिए, मातृभाषा पढ़ें, मातृभाषा का महत्व पढ़ें, जिसके लिए आज सरकारें नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष बल दे रही हैं कि हमें मातृभाषा में बच्चों को शिक्षित करें, जिससे बच्चे क्या है, आसानी से, सरलता पूर्वक अपनी भाषा को समझ सकें। कोई भी ज्ञान दिया जाए, अगर उन्हें दिया जाए तो पहले मातृभाषा में दिया जाए, जिससे बच्चे क्या हों, सरलता से उस चीज को पकड़ सकें, उसको ग्रहण कर सकें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। सबसे सबसे बड़ी हमारी कमजोरी क्या होती है कि हमें कोई मिल जाता है, हम पे कोई डाइवर्ट कर देता है कि सेट मार दीजिए। सेट मारते हैं, सेट मारने का वो तो बीच का तरीका है, उस तरीके से आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का व्याकरण पूछा जाएगा। 15 नंबर में 9 नंबर का तो आपको केवल गद्यांश से ही प्रश्न आते हैं। गद्यांश क्या चीजें हैं, आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, उस गद्यांश में कौन ऐसी चीज दी जाती है कि आप नहीं कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें गद्यांश है, पद्यांश है, इसमें तो आप कर सकते हैं। लेकिन केवल जो भाषा शिक्षण से संबंधित, जो हिंदी भाषा के शिक्षण सिद्धांत हैं, उसका चैप्टर आप पूरी तरह से अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। अगर उसका पूरी तरह से आप अध्ययन कर लें तो 15 नंबर निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीच में ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं।
उसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मजबूरी ये हो जाती है कि आप क्या करें, मातृभाषा पढ़ लें, मातृभाषा के महत्व को पढ़ लें। भाषा पढ़ें, उसके बाद मातृभाषा के बाद क्या पढ़ें, भाषा पढ़ें और भाषा का महत्व पढ़ें। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। मातृभाषा क्या है, जो सरकारें शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इसके बाद भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है, ये दो चीजें। फिर जब आप आते हैं तो भाषा में क्या है, अर्जन है और अधिगम है, दो चीजें फिर आ गई। अब आप अगर इसको क्रम से, भाषा में क्या है, अधिगम है और इसके बाद अर्जन है। अब आप देखें, पहले तो हम क्या करें, अधिगम क्या है, अर्जन क्या होता है भाषा में, इसमें क्या है, कुछ विद्वानों की राय है, सभी विद्वान अलग अलग से अधिगम और अर्जन के विषय में बताए हैं। तो अगर हम ये जाने, मुख्य रूप से उस शब्द को जाने कि अधिगम है क्या। अधिगम माने होता है सीखना, केवल सीखने से तो है नहीं, अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अधिगम का क्षेत्र क्या है, व्यापक है, वह एक चेतन क्रिया है। और अर्जन क्या है, अवचेतन क्रिया है। अधिगम हम तब कहेंगे जब बच्चा सीखता है, सीखने का जो अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव प्राप्त करने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आता, तब हम कहेंगे कि हमने सीखा। आप पूरी किताब पढ़ते जाइए और उस किताब को, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए और उस जिस चैप्टर को जिस संदर्भ में पढ़ रहे हैं उस संदर्भ में आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे हम सीखना थोड़ा नहीं कहेंगे, उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। सीखना तब हम कहेंगे कि हमने लर्न किया, सीखा, जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी हम ये मान लेंगे कि बच्चा ने कुछ सीखा। अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो हम क्या करते हैं, मैंने पूरी तरह से इसका अध्ययन किया, हम लोगों का मैंने हमारा भी अनुभव है, पढ़ाते ही रहते हैं। लेकिन सबसे जो हम कमियां आ रहे हैं कि 30 नंबर हिंदी में, देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप 30 नंबर हिंदी में और 30 नंबर संस्कृत में, दोनों भाषाएं सेम है, दोनों का भाषा शिक्षण एवं पूरी तरह से एक है, क्योंकि वो भी लिटरेचर है, ये भी लिटरेचर है। साहित्य वो भी है, संस्कृत साहित्य है, यह हिंदी साहित्य है। सारे नियम और सिद्धांत, थोड़ा बहुत कहीं कहीं परिवर्तन है, श्लोक में कहीं व्याकरण में कुछ परिवर्तन, तो लेकिन संस्कृत में हो क्या जाता है कि आप उसी को क्या करते हैं, हिंदी में नहीं समझ पाते हैं कि ये हमसे पूछा क्या, सबसे बड़ी कमी होती है। तो आप क्या करें, बच्चों की छोटी पुस्तकें हैं, थोड़ा 2-4 चैप्टर को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका अध्ययन करें, पीछे प्रश्न दिया गया है कुछ उसी प्रश्न को बनावें। धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा कि किम माने क्या है, अन्य जो शब्द दिए गए हैं उसके माने, किंचित माने क्या होता है। अब अर्थ नहीं जानते हैं, उसका हिंदी विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम यही आ रही है, इसीलिए संस्कृत की स्कोरिंग कम जाती है आप लोगों की। केवल आपको जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं जो कॉमन रूप से जो हर चैप्टर में होते हैं, आप 2-4 चैप्टर आप क्या करें, एक छोटी सी बुक संस्कृत की ले लीजिए और पढ़िए। पढ़ते समय पीछे उसके प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस तरीके से बनाइए। नहीं बना पाते हैं तो आइए हम आपको खुद बनवाते हैं कि 2-4-5 लेसन इस तरीके के आपको क्या करेंगे, सिखा दिए जाएंगे। और सिखाने के बाद जब आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन शब्द हैं जिसके आप अर्थ जान जाएंगे, तो कम से कम आपको पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं करना है संस्कृत में, मतलब उसका अर्थ समझ जाना है कि ये मुझसे क्या कह रहा है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। वो भी इतना बड़ा व्याकरण भी नहीं पूछा जाता है,
इतना आसान सीटेट का पेपर होता है। राजस्थान में चले जाइए, हरियाणा में अच्छी संस्कृत पूछी जाएगी, पूरा व्याकरण शास्त्र ही उठा करके रख दिया जाता है। सीटेट में तो ऐसा है नहीं। उसके बाद भी जैसे मालूम होता है कि आप उस चीज को कर नहीं सकते। थोड़ा सा अगर लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया, देखिए आपको क्या है, 30 नंबर की हिंदी आएगी, और अगर आप चाहें तो 30 नंबर की संस्कृत आएगी। 60 नंबर तो आपको भाषा से ही आएगा, जिसको जो हमारी एक तरह से भाषा है, जिसको हम बोलचाल में भी यूज करते हैं। इन सब चीजों को हम कर सकते हैं, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप पूरी तरह से चैप्टर पढ़िए, अधिगम पढ़िए, भाषा का महत्व पढ़िए, भाषाई कौशल पढ़िए। भाषा के कौशल है, बोलना है, सुनना है, लिखना है, पढ़ना है। इसी पर आपको क्या किया जाता है कि सारे प्रश्न बना करके दिए जाते हैं। हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, तीन ही चीज है। आप क्या पढ़ते हो, देखिए आप तीन ही चीजें होती हैं, आप इसी को पढ़ते हैं। तीन चीजें होती हैं। आप देखिए, भाषा में पढ़ेंगे तो भाषा में है क्या? भाषा में एक गद्य है, और एक पद्य है, और ये क्या है, व्याकरण है। आखिर आप चाहे संस्कृत पढ़ें चाहे हिंदी पढ़ें, तीन ही चीज आपको पढ़ना है। भाषा, भाषा में गद्य है, पद्य है और व्याकरण है। गद्य में आपको क्या है, नाटक और कहानी, उपन्यास, रिपोर्टार, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा, वृतांत। ये गद्य की जो विधाएं हैं, आप मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को कहानी पढ़ा रहे हैं, तो कहानी पढ़ा रहे हैं तो ये हिंदी गद्य की विधाएं हैं, तो कहानी के पात्र नहीं आपसे पूछे जाते हैं। आपको ये होता है कि आखिर ये जो कहानी से संबंधित प्रश्न बना दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि एक अध्यापक या अध्यापिका कहानी पढ़ा रही है, तो इसमें उसने बच्चों से अभिव्यक्ति या कहानी कहने के लिए क्यों कहती है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति कौशल क्यों बच्चों से कहती है कि आप कहानी सुनाइए, आखिर क्या कारण है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। कहानी कहते हैं बच्चे, तो उनके अभिव्यक्ति कौशल का क्या होता है, विकास होता है। अगर बच्चों को हम क्लास में नाटक पढ़ा रहे हैं, आपको इसी तरीके क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि आप एक शिक्षक हैं और आप एक बच्चे को नाटक पढ़ा रहे हैं, तो नाटक से क्या है, उनसे लाभ होगा। आप क्या करते हैं, क्यों क्लास में या स्कूल में नाटक प्ले कराते हैं, क्यों कि नाटक में क्या होता है, संवाद कौशल का विकास होता है। तो आप पूरी तरह से गद्य में नाटक और कहानी, दो चीजों पर तो प्रश्न आते ही हैं। आप किसी समय का पेपर उठा करके देख लीजिए, नाटक और कहानी की एक अध्यापिका है या अध्यापक है, वह नाटक और कहानी पढ़ा रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, समूह बना रहा है, ऐसा वह क्यों करता है। तो ये सारी चीजें उसी पर प्रश्न है। तो आप पूरा नाटक को पढ़ लें कि नाटक क्या है, नाटक के कितने भेद हैं, पूरा आखिर इसको हिंदी में या संस्कृत में नाटक क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, आप पूरी तरह से इसका अध्ययन करिए, निश्चित ही आपको कोई इसमें 30 नंबर से रोक नहीं पाएगा। व्याकरण तो बहुत ही सामान्य तरीके के पूछे जाते हैं। गद्य से और पद्यांश से कुछ क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को आप पढ़ करके कर सकते हैं। अब आप इतना जैसे प्रबुद्ध हो गए हैं, नहीं आता है तो उसके तरीके बताए जाएंगे। दूसरी चीज है पद्य है। अब पद्य में क्या है, कोई कविता दे दी जाएगी, कविता से कुछ प्रश्न रहेंगे, तो उसमें बहुत करेगा। व्याकरण क्या पूछ सकता है, रस, छंद, अलंकार पूछ सकता है। अगर पद्य में कोई कविता है, 1 से 5 तो इतना आसान है, बहुत ही सरल है।
थोड़ा सा उच्च प्राथमिक में उठा देता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन उठता है। लेकिन 1 से 5 तक का तो बहुत ही आसान पेपर भी होता है। तो दिया गया 1 से 5 में आप देख लीजिए। तो आप इस तरीके से पद से पूछा जाएगा। व्याकरण में क्या है, 2 ही नियम है, आगमन और निगमन, 2 विधियां होती हैं व्याकरण में। व्याकरण क्यों पढ़ाए जाते हैं? शुद्ध उच्चारण करने के लिए पढ़ाए जाते हैं, अच्छे ढंग से लिख सकें। उसी में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, कि व्याकरण के संबंध में कुछ विद्वानों ने कौन सी परिभाषाएं दी हैं, किसका विचार है। अब चांस्की वोस्की का ये क्या है, मतलब अर्जन। अर्जन मतलब क्या है? स्वाभाविक है। बच्चा जन्म लेता है, वह सीखने की कला उसमें शुरू से ही विद्यमान रहती है। अधिगम तो क्या करता, आ करके सीखता है। अर्जन तो क्या करता है, उसमें एक स्वाभाविक चीज है जो किसी भी बच्चे के अंदर अर्जन करने की क्षमता रहती है। तो अगर इस तरीके की चीजें हम पढ़ते हैं तो हम बहुत ही आसानी से हिंदी और संस्कृत दोनों में नंबर प्राप्त कर सकते। तो जब तक हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, विदाउट प्लानिंग के आप क्या कर सकते हैं, नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करनी होगी, योजना बनानी होगी एक एक विषय को लेकर के, कि हम कौन सा विषय हमारा अच्छा है। पहले उस विषय की योजना बनाइए कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने ग्रामर के आते हैं, कितने पद्यांश से आते हैं। उसी स्ट्रेटजी से हम क्या करें, पढ़ें, और तभी हम क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल आपको क्या है, अब हम आपको सुन लीजिए, कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि 1 से 5 में किस तरीके के गद्यांश आते हैं। अभी कुछ हम गद्यांश दिखाएंगे कि देखिए कितना आसान चीजें पूछी गई हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं गद्यांश बता रहा हूं वही गद्यांश आएगा। एक सामान्य तरीका है कि इसी तरीके से गद्यांश और पद्यांश आते हैं। जो एक बार पेपर दे दिए हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए हैं, जो अभी सीटेट में एडमिशन लेंगे और सीटेट को पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो सबके लिए जरूरी है। लेकिन उनको ये जानना है कि भाषा शिक्षण भी, भाषा में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 में 15-15 का डिवाइडेशन हो जाता है। 15 नंबर का गद्य पद्य में होगा, गद्य और पद्य में 15 नंबर का होगा। 15 नंबर में क्या है, भाषा शिक्षण सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण सिद्धांत में हिंदी और संस्कृत के शिक्षण सिद्धांत एक है, थोड़ा बहुत कहीं अंतर है। हम बच्चों से मौन वाचन कराते हैं, स्वर वाचन कराते हैं, कि बच्चों में क्या है, मौन वाचन क्यों बार बार कहते हैं कि मन में पढ़ो। हमने पढ़ा दिया और कहा मन में पढ़िए, क्यों? चिंतन शक्ति बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। आप भी, अगर आप भी पढ़े हैं तो आपको भी टीचर कहते थे कि मन में पढ़िए। वही चीजें दी गई हैं, कुछ अलग से दिया नहीं गया है। फिर भी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो उसमें अगर आप इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं तो निश्चित ही हिंदी और संस्कृत का तो मेरा चैलेंज होगा कि हर बच्चा 30 नंबर पा सकता है। अगर 30 मैंने कहा, व्यक्ति कभी पूर्ण ही नहीं है, व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं है। तो अगर आप 28 नंबर, 29 नंबर, 27 नंबर भी प्राप्त होते हैं तब भी आपके लिए बहुत है। क्योंकि 100 में 100 की बात तो करना बेईमानी होगी। लेकिन अगर आप परिश्रम करते हैं तो अच्छे से अच्छे ही नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जब भी आप पढ़ें, यहाँ क्रम से हम पढ़ाएंगे, मातृभाषा, भाषा का महत्व पढ़ाएंगे, भाषा में, शिक्षण में, भाषा शिक्षण में अधिगम अर्जन। आप देखिए दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। हम ये पढ़ाएंगे, मैथ में नहीं शिक्षक अर्जन, दोनों में डिफरेंस है, आप ये जान लीजिए।
हमारा जो सिद्धांत होगा भाषा शिक्षण अर्जन, भाषा शिक्षण में अधिगम और अधिगम और अर्जन, ये दो चीजें। आप देखिए भाषा शिक्षण में अधिगम और अर्जन कैसे होता है। मैथ में अलग है, मैथ में अधिगम और अर्जन कैसे होगा। हमको केवल क्या है, भाषा शिक्षण में अधिगम और अर्जन। अधिगम में क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को, आखिर वो सीख क्यों नहीं पाते हैं। आप बताइए, जब टीचर का उच्चारण ही शुद्ध नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। जब हमारी अभिव्यक्ति हम शुद्ध उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, शुद्ध लिख नहीं सकते हैं टीचर, तो उसके बाद बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा ही होगा। तो सारी चीजें आपने किया है, अगर आपकी अभिव्यक्ति कौशल नहीं है तो निश्चित ही बच्चे नहीं कर पाएंगे। आप शुद्ध लिख नहीं पा रहे हैं तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षा में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सारी बातें एक एक करके लिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। जब आप इसको पूरे चैप्टर भाषा के, जैसे भाषाई कौशल है वो भी बताया जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये तमाम जो है सहायक पाठ्य सहायक सामग्रियां जो आप प्रयोग करते हैं, क्यों इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, चित्र का प्रयोग क्यों हम कर रहे हैं इस समय, चित्र का, शब्द का, अंक का ये प्रयोग हम क्यों करते हैं। क्रियात्मक अधिगम भाषा में भी होते हैं। अब क्रियात्मक अधिगम क्या है, बच्चा अपने से उठने का प्रयास करता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने से उठने का प्रयास करता है, गिरता है फिर भी प्रयास करता है, वो क्रियात्मक अधिगम हो गया, एक शारीरिक और मानसिक रूप में चलता है। तो इस तरीके की जब सारे अधिगम भाषा शिक्षण के पूरे सिद्धांत आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद तब आप प्रैक्टिस पर आइए, तब आप देखिए कि उसका आपको परिणाम क्या मिलता है। आप समय देंगे नहीं, लास्ट में आएंगे और कहेंगे कि हम सेट मारेंगे। तो जब आप पूरा समय नहीं देंगे तो उतनी समय ये सब चीजें कैसे संभव होंगी। तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा, पूरी तरह से पूरे सिद्धांत पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर अपने चैप्टर पर आइए, गद्यांश पर आइए, पद्यांश पर आइए, व्याकरण पर आइए और भाषा शिक्षण सिद्धांत पर आइए। देखिए कैसे नहीं बनता है। तो आइए देखिए, अब हमने कुछ जो 30 नंबर के भाषा के व्याकरण गद्यांश पद्यांश आते हैं, एक प्रश्न मैंने डाला है, तो वो प्रश्न हम आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या कोई अलग चीजें पूछी जाती हैं। कोई भी चीजें अलग नहीं पूछी जाती हैं। अभी कुछ भी नहीं खरीदने की जरूरत है। बुक क्या करेंगे आप, जब आप बुक को समझ नहीं पाएंगे, बुक आपके लिए तब जरूरी होगी जब आप पूरा भाषा शिक्षण या अन्य चीजें समझ लेंगे, कि हम जान लेंगे कि ये अधिगम है, इसी को अधिगम कहते हैं, इसी को अर्जन कहते हैं, इसी को क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। ये मौन वाचन, स्वर वाचन, सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन क्या है, जब हम लिखा देंगे, पूरी तरह से पढ़ा देंगे, उसके बाद अगर आप जरूरत महसूस करेंगे तो खरीद लेंगे। इसके पहले कोई अभी भी जरूरत आपको नहीं है। सारी आप किताब क्या करेंगे लेकर के, किताबें तो बहुत मार्केट में है, किताब से आप बताइए कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगा, टीचर उसको पढ़ा है उसका विश्लेषण करेगा, उदाहरण स्वरूप आपको समझाएगा, तब आपको क्या है सारी चीजें समझ में आएंगी। तब आप डिसीजन लेंगे स्वयं कि अब हमें किताब लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो स्वयं आपको स्वयं डिसीजन करने की क्षमता हो जाएगी और बाजार में मार्केट में जो चीज़ें उपलब्ध होंगी,
जाएंगे, देखेंगे, दोनों से टैली करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि नहीं अब क्या करेंगे, यही चीज तो दिया गया, इससे तो बेटर लिखा दिया गया। तो ये तो बात की बातें हैं। अब पहले आप पढ़िए, क्लास करिए, उसके बाद ही किताब की बात करिए। अब आते हैं, देखिए अब बहुत कुछ कहने से नहीं फायदा है, आप थोड़ा देखें कि जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कैसे आए हैं, देख लीजिए। अब आप देखिए, दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। अब आप इसी तरीके से गद्यांश दिया रहेगा, आप बताइए कौन व्यक्ति है, आप मतलब इसको पढ़ करके आप नहीं, इसमें एक दो क्या होंगे, व्याकरण होंगे, समास होंगे, प्रत्यय होंगे, संधि होंगे, उपसर्ग होंगे, तद्भव होंगे, तत्सम होंगे, पर्यायवाची होंगे, विलोम होंगे, ये पूछा जाएगा। यह आप कक्षा 5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। तो देखिए आप, सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कालमों में उनकी चर्चा किया करते थे। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते थे। इसके अतिरिक्त महादेव देश विदेश गतिविधियों के साप्ताहिक महादेश विशेष के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। अब यहाँ दे दिया आड़े हाथ लेना, ये मुहावरा हो गया, आड़े हाथ लेना। आगे दिया गया, बेजोड़ कालम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्य निष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम माने शिक्षा, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका बना दिया। अब देखिए आगे क्या है, गांधी जी के पास आने से पहले विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे, दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आम तौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। साहित्य और संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता था। और लेकिन इन दोनों ने उसी समय टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया, माने उसी समय साहित्य को पढ़ना शुरू कर दिए। चित्रांगदा कच्छ देवानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरत बाबू की कहानियां अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन थी। अब पूछ दिया, अब देखिए गद्यांश से क्वेश्चन न करके गद्यांश के में व्याकरण पूछ दिया। उदार हृदय, सहृदय, उदार हृदय दे दिया गया, उदार सहृदय। यहाँ उदात्त माने होता है, उदात्त और अनुदात दो स्वर होते हैं, संस्कृत में उदात्त और अनुदात स्वर भी होते हैं। यहाँ श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ दिया गया, ये विशेषण है, महानता भी विशेषण है, तो उदार का समानार्थक शब्द क्या होगा, सहृदय।
क्या होगा? सहृदय। इसके बाद दिया गया आग्रह का विलोम बताइए। आग्रह, दुराग्रह, आग्रह का विलोम बताइए। आग्रह का क्या होगा? दुराग्रह। विश्वास, आह्वान, आह्वान का विसर्जन होता है। आदूत, अनादूत, ये पूछा जाता है। आह्वान और विसर्जन। आह्वान माने होता है बुलाना। जब आप कोई कथा वार्ता पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं? देवता को या जिसकी पूजा करते हैं, हनुमान जी, दुर्गा की या किसी की, उनको आप पहले बुलाते हैं। जब आपका पूरा कार्यक्रम समाप्त होता है तो आप क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। अब इसके बाद देखिए, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। शीर्ष, तीव्र और मतभेद। विशेषण विशेष्य, आड़े हाथ। सुनिए, विरोधी प्रचार लिख दिया गया। विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेष के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कहा गया, बहुत साधारण शब्द दे रहा हूं के सामने, मोहन तेज दौड़ता है। मोहन के विषय में बताया जा रहा है। मोहन क्या हो गया? विशेष्य। तेज क्या हो गया? विशेषण। जिसके विषय में बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसके विषय में बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। और विशेष के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण में पढ़ डालिए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण होते हैं, संख्यावाची होते हैं, अनिश्चित संख्यावाची होते हैं, तमाम तरह के विशेषण हो जाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। विशेष से पढ़ लीजिए, विशेष से मालूम हो गया जिसकी विशेषता बताई जा। तो क्या उदाहरण नहीं है? शीर्षक और नाटिका, ये उसका, यह तीव्र माने विशेषण हो गया। तीव्र का मतलब क्या हो गया? विशेषण। तीव्र में से होता है आड़े, विशेषण है विरोधी प्रचार। तो कौन सा उदाहरण नहीं है? आगे दिया गया, आप देखिए, बस इसी। अब आप देखिए, अब आ गया गद्यांश से क्वेश्चन। आपको गद्यांश से क्वेश्चन आ गया। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? या ऐसे भी पूछ सकता है, प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य। साहित्यिक वर्ड उठाएगा। गांधी जी के परम सहयोगी महादेव भाई देसाई, उन्हीं के बारे में लिखा गया है। तो दिया गया कि गांधी जी और विविध समाचार पत्र, साहित्य संसार, गांधी जी का अनुपम साहित्य, ये सबका वर्णन किया गया है। लेकिन 2 ही व्यक्ति मेन हैं। आप देखिए, गांधी जी का अनुपम साहित्य के बारे में बताया भी गया है। यहाँ महादेव जी के साहित्य संसार को भी बताया गया। लेकिन 2 पात्र उसमें, 2 गद्यांश में 2 चीजें अंत तक चल रहे हैं। महात्मा गांधी और उनके सहयोगी महादेव भाई देसाई। आगे देखिए, गांधी जी किस पत्रिका में क्रांतिकारियों और देशभक्तों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों की चर्चा किए कर। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये भी किसी परीक्षा में आया हुआ है, हमने कहीं बाहर से नहीं डाला है। मतलब हमने कहीं बाहर से नहीं, किसी परीक्षा के प्रश्न होंगे पर आपको इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। गद्यांश पढ़ करके 7, 8, 9 नंबर का तो गद्यांश से ही क्वेश्चन आता है।
9 नंबर गद्यांश से आता है, 6 नंबर जो है पद्यांश से आता है, 15 नंबर तो ऐसे ही सही हो गया। 9 नंबर तो गद्यांश से आएगा, 6 नंबर क्या आएगा? पद्यांश से आएगा। आप देखिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया। आप गद्यांश को पढ़ करके बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो क्या है यंग इंडिया? इसके बाद दिया गया गांधी जी के पास आने से गांधी जी के आने से पहले महादेव जी कहाँ कार्यरत थे? तो क्या था? सरकार के अनुवाद विभाग में थे। अब इसमें हम बहुत बुद्धि नहीं लगा रहे हैं कि बहुत उसमें मेरी विद्वता झलक रही है। इसमें मेरी बहुत बुद्धि नहीं लगाई जा रही है कि इसमें बहुत बड़ी विद्वता दिखानी है। ये तो गद्यांश में लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके कोई भी कर सकता है। अब देखिए, ये सब गद्यांश से संबंधित है। ये सब भी गद्यांश से संबंधित हैं। इसमें कोई बहुत हमें बुद्धि नहीं लगानी है। गद्यांश के अनुसार किस पेशे के काले सफेद को सफेद का काला करना होता था? वकील के। क्या कहते थे? वकील के। काले को सफेद और सफेद को काला करना होता था। वो गद्यांश में ये चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद दिया गया किन प्रसिद्ध साहित्यकारों के साहित्य में, लिखा गया किन प्रसिद्ध साहित्यकारों के साहित्य में आपको दिया गया महादेव जी और उनके दोस्त को रुचि थी रविंद्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र, ए और बी दोनों? किस प्रसिद्ध साहित्य में? कि महात्मा गांधी किस साहित्य में आपको दिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो है 8, तो आपको दिया गया सी, ए और बी दोनों में। रविंद्रनाथ टैगोर की भी बात आई है, महादेव जी की भी बात आई है। इसके बाद दिया गया संस्कार शब्द में, हाँ ये पूछा जाता है अगर किसी स वाले शब्द पर अनुस्वार लगा हुआ है तो आप जान लीजिए सम उपसर्ग है। ये पूछा जाता, बस थोड़ा सा टैक्टिस जानना है। स लिखा गया संयोग, तो स में म लिख दीजिए और हलंत जरूर लगा दीजिए क्योंकि यह संस्कृत शब्द है। सम उपसर्ग जो क्या है, यह संस्कृत का उपसर्ग है, इसलिए इसमें आप क्या करें श्रीमान जी, आप केवल उपसर्ग अगर नहीं इसमें हलंत नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। संयोग है, सम्मान है, सम्मुख है, ऐसे भी लिखा हो, नहीं लिखा हो सम्मुख, तो क्या हो गया? सम्मुख। सम इसमें भी होगा, संयोग है। तो इस तरीके के शब्द सम उपसर्ग आते हैं। आगे देखिए, अब आप देखिए गद्यांश से कितने क्वेश्चन आप देख लीजिए। गद्यांश से 9 नंबर का क्वेश्चन था। 9 नंबर हमने बताया कि 9 नंबर क्वेश्चन गद्यांश से आएंगे, 6 नंबर क्या होगा? काव्यांश से आएंगे। एक एक नंबर का कलेक्शन करिए कि किस में हम नहीं कर पाएंगे। अब गद्यांश में 9 नंबर तो सॉलिड है, थोड़ा आप उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची ये सब थोड़ा सा उसके ट्रिक भी बता दिए जाएंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि गद्यांश में सारी चीजें समाहित है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, तद्भव है, तत्सम है, सब गद्यांश के ही शब्द होंगे। मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये सारी चीजें आप इसमें डाली रहती हैं। आगे देखिए, अब आप देखिए, अब पद्यांश आ गया, काव्यांश दे दिया गया। 6 नंबर का काव्यांश होगा, 9 नंबर का गद्यांश हो गया हिंदी भाषा में, और 6 नंबर आप डिवाइड कर लीजिए। गद्यांश से कितने क्वेश्चन? 9 नंबर के गद्यांश से होंगे और काव्यांश से 6 नंबर।
काव्यांश से कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के होंगे। 9 6 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आप बताइए 15 नंबर में क्या दिक्कतें होंगी? हाँ, एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ा आप केवल कि पर्यायवाची आएगा तो हम पढ़ लेंगे, हो जाएंगे। तो थोड़ा गहराई में उसका पूरा अध्ययन तो करना ही पड़ता है। उत्तर वाले विकल्प के क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा या ज्ञान सेनी? सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक हैं? कभी गौर किया है तुमने मेरा कोई नाम? भाई नाम तो हमेशा संज्ञा होता है। नाम क्या होता है? वह तो संज्ञा होता है। कोई न कोई वस्तु है उसका नाम जरूर है। अगर कोई वस्तु है तो उसका नाम है। मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, तो नाम तो संज्ञा होती ही है। इसीलिए नाम का संज्ञा में ये क्या है? चेतना है। संज्ञा का नाम क्या होती है? चेतना भी होती है। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से अचौक ही निःसृत सबको स्तब्ध कर खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन्म। सुई की नोक के बराबर भूमि न पाने वाले के औरस अब तक मुझ पर अंगुली उठाने थके नहीं थे। यह पांडव और कौरवों की लड़ाई का उसमें वर्णन किया गया है, द्रौपदी का वर्णन है। कौरव महाभारत में कौरव और पांडव युद्ध का वर्णन देखे ही होंगे, पढ़े होंगे, कभी कविता कहानियां सुनते रहे होंगे, कहीं रामायण प्रवचन इस तरीके के सुनते रहे होंगे। तो आपको आगे क्या दिया गया देखिए। लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही, और भी कई कहानियां बुन ली उन्होंने महज इसलिए कि मैंने कोई रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। न माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में और 9 कुरसभा में, जहां 5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। निःसृत शब्द क्या? प्रश्न किया, निःसृत शब्द क्या है? जिसमें विसर्ग लगा है वह तत्सम अपने आप में ही है। जिसमें विसर्ग लगा है वह तत्सम शब्द है, अर्थात संस्कृत वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके तरीके भी बता दिए जाएंगे कि छत्र ग्यस्र क्या तत्सम है, अंग ये भी तत्सम है। तो ये चीजें तो बाद में हम डिबेट करेंगे जब पढ़ाएंगे। तो तत्सम शब्द है, देशज है, तद्भव है, हिंदी शब्द है, विदेशज है। देशज ऐसे शब्द हैं जैसे लोटा, थरिया, गड़बड़, झड़बड़, जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, वो जरा सा भी साहित्यिक नहीं होते हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। विदेशज में क्या है? गृहीत ध्वनियाँ या आगत ध्वनियाँ, उन्हें हम विदेशी कहते हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, जापानी, ये विदेशी ध्वनि है। अदालतों के शब्द क्या है? अरबी फारसी में है, आज भी है। और उसमें भी सामान्य शब्द पूछे जाते हैं जो अदालतों में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसको आप प्रयोग करते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये अदालती शब्द हैं, अरबी हैं कि फारसी हैं। बीमारी है, दवा है, आप जानेंगे हिंदी है, कुछ नहीं है। ये सब अरबी फारसी शब्दों में आते हैं। आगे देखिए, द्रोणाचार शब्द का संधि विच्छेद करिए। द्रोण धन आचार्य दीर्घ स्वर संधि है। द्रोणाचार्य में संधि क्या है? द्रोण धन आचार्य दीर्घ स्वर संधि हो गई। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, अयूरी। अक माने क्या हुआ? अक प्रत्याहार है। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे, सवर्णे, वर्णे दीर्घ, थोड़ा सा जानना है। अक सवर्णे दीर्घ, अक माने अयूरी। अक माने क्या हुआ? ये प्रत्याहार है, अ से अयूरी। तो अक सवर्णे दीर्घ, यह क्या हो गई? द्रोणाचार्य में द्रोण धन आचार्य सी सही है।
एक संधि पूछ देगा, बहुत करेगा, एक समास पूछ देगा। यहाँ पांचाली से आशय क्या है लिख दिया गया। यहाँ पांचाली से आशय क्या है? पांचाल देश की राजकुमारी। क्या है? पांचाल देश की राजकुमारी। इसके बाद दिया गया, आगे देखिए, पिता को चाहिए एक योद्धा। यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? पिता को चाहिए योद्धा, यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? तो देखिए क्या है, धृष्टद्युम्न का। इसके बाद दिया गया, यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ? दिया गया, यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। इसके बाद दिया गया, पुरसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? पांडव। क्या कहा जाता है? पांडव। 5 भाई थे, इन्हें क्या कहा जाता है? पांडव। कौरव कितने थे? 100 थे। कौरव कितने थे? 100 थे। पांडव 5 थे। तो कुरुक्षेत्र में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? कुरुसभा या कुरुक्षेत्र सभा में, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखा है। आज भी लोग कुरुक्षेत्र पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। आगे देखिए, 16वां दिया गया। अब आइए, अब आपके लिए सही प्रश्न आया है। अब ये 15 क्वेश्चन उससे हो गए, 16वां क्वेश्चन दे दिया गया। यही क्वेश्चन अब आप देखिए इसमें क्या है। अब ये भाषा से संबंधित, भाषा शिक्षण से संबंधित हैं, से संबंधित ये प्रश्न है आपको। आप देखिए, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। अभिप्रेरित का मतलब हमारे अंदर प्रेरणा जगती है, बच्चों के अंदर कुछ सीखने की लालसा उत्पन्न होती है। तो जो हमारे अनुकूल होगा, जो चीजें हमारे लिए अनुकूल होंगी, उसी चीज को, चाहे बच्चे हों चाहे आदमी हो, अगर वह चीजें हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं रखती हैं, कोई सहायता नहीं करती हैं, तो जो चीजें हमारे फायदे के लिए नहीं हैं, तो हम क्यों उससे प्रेरित होंगे? उसके लिए हम प्रेरित क्यों होंगे? नहीं होंगे। तो दिया गया, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। तो आप देखिए, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं। कौन सी गतिविधि है? जो योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। वयस्क के जहाँ बच्चों से, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। दो क्वेश्चन इसमें। अब ये दोनों तो टोटल गलत हो गया, क्योंकि अध्यापक में बच्चा और अध्यापक और विद्यार्थी 2 ही होंगे। कक्षा में जो चीजें पूछी जा रही हैं, इसमें 2 ही व्यक्ति महत्वपूर्ण होंगे। एक तो विद्यार्थी होगा और एक अध्यापक होगा, अर्थात एक बच्चा होगा, एक अध्यापक होगा। तो जो चीजें अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो बच्चा क्यों प्रेरित होगा? जब अध्यापक के लिए कोई चीज अर्थपूर्ण हो, उसके लिए लाभदायक हो, तो अध्यापक प्रेरित हो। जो चीजें बच्चे के लिए अभिप्रेरित हो, अर्थपूर्ण हो, उसके लिए बच्चा प्रेरित हो। जब ऐसे पढ़ करके समझेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए, तो क्या हुआ? सी, इसका उत्तर क्या हुआ? सी। भाई, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होगी, उपयोगी होगी, तभी न बच्चे प्रेरित होंगे।
हमारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, कोई उसका मूल्य नहीं है, न वो कोई मेरा सहयोग, तो मैं उसके लिए क्यों रुचि लूँगा? आगे देखिए, इसी में आप लोग परेशान हो जाते हैं। अभिप्रेरणा, भाषा का अभिप्रेरणा आप पढ़ें। अभिप्रेरित मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरणा जगना, हम उसके लिए पाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। तो आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर कमेंट करिए आप, किसको क्या कोई दिक्कतें हो रही हैं। अब आप बताइए, हिंदी भाषा में किसी को कोई कोई भी समस्याएं आ रही हैं, अपना अपना कमेंट दीजिए। तो जितने लोग लाइव हैं, तो दिया गया प्राथमिक स्तर पर किसी भी गतिविधि में किसी खेल के लिए अगर आप खेल ही में अनुदेशन या कोई बात उन्हें निर्देश देना चाहते हैं तो किस भाषा में होनी चाहिए? तो हम कहते हैं कि जब प्राथमिक स्तर की बात किया, अगर प्राथमिक स्तर की बात किया, तो हम अगर बच्चे को उसी के भाषा में हम कोई चीज़ समझाते हैं, देते हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाएगा। इसीलिए यहाँ लिख दिया गया प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, 2 स्तर। इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्राथमिक स्तर अलग होगा और माध्यमिक स्तर अलग होगा, दोनों के आंसर में डिफरेंस हो जाता है। मनीष जी, दोनों के आपको दोनों के एक ही साथ करके पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की अलग चीजें हैं और माध्यमिक स्तर की अलग चीजें हैं, क्योंकि आप प्राथमिक स्तर पर बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, उसके लिए व्याकरण के नियम अलग होंगे और प्राथमिक स्तर के लिए बच्चे के लिए व्याकरण नियम अलग होंगे। प्राथमिक स्तर का बच्चा व्याकरण क्या जानेगा? पहले तो वह रटेगा, जब रट लेगा, जान लेगा, उसके बाद जा करके क्या करेगा? जो वाक्य बोला जा रहा, पढ़ा, वो व्याकरण उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। धीरे धीरे उस वाक्य को व्याकरण के अनुसार जोड़ने का प्रयत्न करेगा, उच्च प्राथमिक स्तर में जाएगा। तो दिया गया बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में अगर आप उन्हें निर्देश देते हैं तो वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आगे दिया गया 17 के बाद 18 में देखिए आप, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत और मना के तरीके हैं जिनके बच्चे, कविता, गीत और मना के वे तरीके हैं जिनसे बच्चे क्या करते हैं? कौन सही नहीं है? शब्द और वाक्य की संरचना से रटते हैं, उच्च विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, समसंपदा को बताते हैं। सही नहीं है। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। कविता से बच्चे क्या करें? आप किसी शब्द को, सुनो जरा, आप किसी शब्द को रटना चाहते हो, याद नहीं हो रहा है, तो आप कोड वर्ड बना लेते हो या कोई कविता उसी शब्द पर बना देते हो, तो वह शब्द आसानी से क्या होता है? याद हो जाता है, भूलता नहीं है। तुरंत उसी कोड वर्ड को आप क्या करते हैं? या तो गा लेते हैं या कोड वर्ड देख लेते हैं। तो दिक्कत यह है कि कविता, गीत और ये शब्द संपदा भी बढ़ाते हैं। कविताओं से हम क्या करते हैं कि शब्दों को याद करना है, उसे 25 शब्द दिए गए हैं, उसे एक कविता बना दिए। देखते हैं कितने अध्यापक कविता के माध्यम से क्या करते हैं, शब्दों को कविता के द्वारा पढ़ा देते हैं। संजीत कुमार सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो मनीष जी बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अभी आप जब पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया, ये तो आपको तरीके बताए, समझ में तब आएगा जब भाषा के पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा।
जब तक भाषा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तब तक सर समझ में नहीं आएगा। अन्य को तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो जैसे या तो आप पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे होंगे, तो इसलिए हमने एक आपको, अगर हम समझने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित ही आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आएगा, क्योंकि मानव बुद्धिमान प्राणी है। मानव बुद्धिमान प्राणी है, अगर वह प्रयास करे तो निश्चित ही, हाँ, यह हो सकता है किसी को देर में समझ में आता है, किसी को जल्दी आता है, सबकी बुद्धि लब्धि बराबर नहीं होती है। आप देखिए, तो दिया गया, आप सब समता बढ़ाते हैं, कविता और गीत क्या करेंगे, उससे समता बढ़ जाएगी, ये चीजें नहीं होंगी। उच्चारण का अभ्यास करते हैं, हम कविता के माध्यम से शब्दों को उच्चारण भी कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया, आगे देखिए, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है, क्यों करता है? हम कहते हैं कि शिक्षक हैं, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने पर आप आखिर बच्चों का आकलन क्यों करते हैं कि यह बच्चा तेज है, या देख रहे हैं ये पढ़ नहीं रहा है, या कमजोर है, आखिर कुछ आकलन करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चों के बारे में? जब आप एक अध्यापक हैं और पढ़ा रहे होंगे तो निश्चित ही आप क्या करेंगे, बच्चे का आकलन करना ही आपको है। आप उसी लिए गए हैं, आप उसी लिए बने हैं, तो निश्चित है आपको बच्चे का आकलन करना होगा। तो क्यों करता है? जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि वह बच्चे का आकलन क्यों करता है। देखिए, यह ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन सा भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है, माने कौन ऐसा बच्चा है कि जो अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा है। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों के सीखने में कहाँ कमी आ रही है। बच्चों, अब देखिए, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, ये सही है कि बच्चों को उनके आगे के अधिगम, माने आगे जो चीजें उन्हें सीखना है, उसके लिए वह योजना बनाने के लिए आकलन करता है। वह आकलन ये करता है कि अब तो मैंने इसको पढ़ा दिया, कौन से क्या बच्चे इसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके बाद अब आगे जो हम पढ़ाएंगे उसके लिए क्या है, कौन सी योजना हम बनावें। इसी के आधार पर, इसी आकलन के आधार पर आगे सिखाने की योजना बनाने के लिए ऐसा करता है। आगे बच्चों को सिखाने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए आकलन करता है। आकलन इसके लिए नहीं है कि पढ़ने में तेज है कि कमजोर है, कि पढ़ पा रहा कि नहीं। आकलन का मतलब बच्चा है तो क्लास में पढ़ रहा होगा, कोई कमजोर होगा, कोई मान लीजिए थोड़ा तेज होगा, लेकिन उसका जो आकलन शब्द है वह आकलन आगे के लिए है। इसके बाद दिया गया, देखिए, द्विभाषी बच्चे, दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? अब आप देखिए, बहुभाषिकता पढ़ा जाएगा। अभी जब शिक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे भाषा में तो बहुभाषिकता, कि एक क्लास में कई भाषाओं के बच्चे होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषिकता। उसके विकास के लिए हमें भाषाई परिवेश को समृद्ध करना होता है। कोई उड़ीसा का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई महाराष्ट्र का है, एक क्लास में बच्चे पढ़ते होंगे, तो आप किसी को उसको अपने भाषा में पढ़ने के लिए क्या करें, रोके नहीं, उसे अभिव्यक्ति करने दें। तो यहाँ दिया गया, तो क्या करता, जैसे आप दो भाषाओं के जानकार हैं तो दो भाषाओं को, दोनों भाषाओं में कैसे बात करेंगे? आप केवल एक ही भाषा में बात कर सकते हैं। तो आप दो भाषाएं जानते हैं और एक भाषा में बात करते हैं, उसे कहता है संकेत बदलना। क्या कहलाता है?
संकेत बदलना, थोड़ा सा डिफरेंस आपको कहीं न कहीं आएगा। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी और तिरछी रेखाएं बना करके चाहते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? कीरम और कांटे और स्क्लैबलिंग। इसको याद कर लीजिएगा कृपया, ये चीजें पूछी जाती हैं। दिया गया, बच्चे अपने लिखने की शुरुआत, आप देखिए जब बच्चों को लिखते हैं तो आप कहते हैं कि सीधी पाई खींचो, वो खींचता नहीं है तो ऐसे हो जाता है। फिर मान लीजिए उसको कहा गया कि टोपी दीजिए, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देता है। इसे कहते हैं कीरम, कांटे और स्केबलिंग। इसके बाद दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने पर, हमने बताया भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, 4 कौशल हैं। स्किल माने होता कौशल या निपुणता या दक्षता, अंग्रेजी में कहते हैं स्किल। तो कौशल का मतलब निपुणता या दक्षता। तो दिया गया कि आप बताइए कौन चीजें हस्तलेखन से हैं, कि आप हाथ से लिखते हैं और आपका हस्तलेखन अच्छा हो। तो दिया गया, इसमें भी तमाम चीजें पूछी जाती हैं कि हाथ में अगर विकृति है तो कौन सा रोग होता है, डिस्ग्राफिया, तमाम इस तरीके की चीजें अब उसमें प्रश्न उभर करके आएंगे। ये सारी चीजें तो लिखवाई जाएंगी। तो कौन सा है? धागे में मन के पिरोना। अलमारी में कपड़ों को फैला देंगे तो वहां हस्तलेखन से क्या मतलब है? तीलियां उठाएंगे तो उससे हस्तलेखन से क्या? कुछ छलका देना, मान लीजिए पानी है छलका दिए तो हस्तलेखन से हमारा तो सही। धागे में मनके को पिरोना, जब धागा है, ये मनका है, एक मटका है, इसको क्या करते हैं? ऐसे धागे से क्या करते हैं? बनाते हैं, पिरोते हैं सुंदर, तो वह क्या करेगा? हस्तलेखन में सहायता करेगा। चंदन कुमारी, चंदा कुमारी, आगे देखिए। इसके बाद दिया गया 23वां दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? आप बताइए कौन सी भाषा में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में क्या दिया गया? चित्रों के बारे में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो देखिए, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में महत्वपूर्ण थे। चित्रों के विषय में कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने के संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते। हम कहते हैं जब हम पढ़ाने जाते हैं तो कबीर का पोस्टर लेकर के जाएंगे, चंद्रशेखर का लेकर जाएंगे, सूर का लेकर जाएंगे। आखिर क्यों लेकर के जाते हैं? अब देखिए, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। किसके लिए? भाषा के रूप तो बताती नहीं है कहानी, जीवन कौशल को तो बताएंगे ही नहीं। साहित्य की सराहना और बोध, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य की कहानी क्या है? विधा है। ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया जो कहानी से रिलेटेड हो। इसके बाद दिया गया बच्चों को भाषा में जैविक रूप से उपस्थिति तथा वह भाषा में ठीक उसी तरह से विकसित होती है। अन्य जैविक कार्य या कथन किसका है? अब आपको ये दे दिया गया कि ये कथन किसका है। ये तो बहुत फेमस है, वही स्वाभाविकता।
नाम चामकी का है, बी सही है, पीएफ स्किनर का अलग है, इसका अलग है। माने वही स्वाभाविकता के गुण। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में एक कथन सही नहीं है, क्या है? आखिर हम व्याकरण क्या करते हैं? अब व्याकरण के बारे में पूछ दिया। तो विधि होती है आगमन एवं निगमन विधि। आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बातें बताई जाती हैं। निगमन में नियम बताए जाते हैं, फिर बातें समझाई जाती। तो दिया गया नियमों को रटका तथा अभ्यास मार के व्याकरण सीखना, यही गलत है और क्या? बताइए, व्याकरण में कभी नियम को रटेंगे? नहीं, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, बात सही है। ऐसे संप्रेषण के रूप में हम प्रस्तुत करें जिससे बच्चे क्या हो जाए, उससे प्रेरित हो जाए। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, जहाँ कौन सा संदर्भ आया है, यहाँ कौन सा व्याकरण होगा, ये सही चीजें हैं। तो गलत इसमें क्या था? डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने की कुशलता होनी चाहिए? इस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता अर्जित होनी चाहिए। आप बताइए, दिया गया कि किसमें किसमें कुशलता अर्जित होनी चाहिए? अधिक कथन करना और भाषा की समझ। इसके बाद दिया गया शिक्षा में भाषा की अधिगम प्रक्रिया आईटीसी होता है। बढ़ावा देखने के लिए तकनीकी प्रयोग। आईटीसी क्या है? टेलीविजन है, उपकरण है, दृश्य सामग्री है, ये सब जो चीज़ें आप प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? आईटीसी, तकनीकी उपकरण। हम जिस तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आईटीसी। इसके बाद दिया गया विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग में की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या करते हैं? रूब्रिक्स। आगे देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक पर बल देती है, किससे? शुद्धता पर कि उच्चारण पर? आप बताइए। 30वां। तो क्या आती? व्याकरण क्या? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना जानना आता है। तो ये तो मान लीजिए अभी एक हल्के के रूप में बताया गया कि इस तरीके से 30 को मैंने बताया ना, इसमें बहुत बड़ी विद्वता नहीं की गई। मतलब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में एक पेपर रखा गया 30 क्वेश्चन का। इस तरीके से 15 नंबर का जो डिवाइडेशन हुआ है, 15 नंबर के व्याकरण होंगे और 15 नंबर क्या होगा? भाषा शिक्षण सिद्धांत। ये चीजें होंगी और आपको इस रूप में पूरा समय के साथ पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद तब आपको जब सारी चीजें जान लीजिए, अर्जन अधिगम कौशल सहायक सामग्री, ये कुछ चीजें पूरा जब सब पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद तब जाकर के आपके सामने जब प्रश्न आएंगे तो एक बार मान लीजिए एक पेपर आया तो एक पेपर में उतनी समझ नहीं बना पाए, 8-10 क्वेश्चन की, 12 क्वेश्चन की। फिर जब दूसरा आएगा तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सही होना शुरू होंगे, क्योंकि आप चैप्टर को जानते हैं कि इस चैप्टर का अर्थ क्या है, यह प्रयोग किया जाता। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। हिंदी और संस्कृत दोनों विषय चलेंगे और अभी तो हिंदी चल रही है। तो इस तरीके से आप पढ़िए। किसी को अन्य कोई राय देनी होगी, कोई परेशानी है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट लिख सकते। थैंक यू।